पार्टनरशिप एंड ट्रांसअटलांटिक ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट पार्टनरशिप, RCEP रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप। पीछे P कॉमन है, इम्प्लीकेशंस इन दोनों की सेम है। ये थोड़ा इंडिया के लिए पॉजिटिव रहा जाता है ऐसा बोलते हैं, ठीक है। तो तीनों के तीनों है कॉम्प्रिहेंसिव, हम लोग देख लेंगे किस किस तरह से कौन सी चीजें अफेक्ट कर रही है। TCP क्या कर रहा है, ठीक है, TTIP क्या कर रहा है, RCEP क्या कर रहा है, किस तरह से, ठीक है। सबसे पहले बात कर देते हैं TPP की, ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप। एसेंशियली मुद्दा पहले आता है कि ये क्या है, व्हाट इज इट, ठीक है। बहुत सारे न्यूज में चल रहा है कब से। तो एसेंशियली इट्स एम्बिशियस प्रोजेक्ट विद कमेंस इन 2008 के अंदर इसको कमेंस किया गया था। यूएस ने बोला कि भाई हम लोग बेसिकली एक TSEP या पैसिफिक फॉर P4, ठीक है। 4 कंट्रीज थे आपके, ब्रुनेई, चिली, न्यूजीलैंड और सिंगापुर। 2006 के अंदर इन्होंने साइन किया था। P4 एग्रीमेंट कहा जाता है, ठीक है, P4 4P4 का, जिसके तहत ये पूरा का पूरा अप्रोच डेवलप किया गया था, ठीक है। इसके साथ साथ 2008 तक आते आते, ठीक है, 12 कंट्रीज यहाँ पे ज्वाइन हो जाते हैं और बोलते हैं कि हम लोग इकट्ठा कर देंगे। और ये वही कंट्रीज है जिनको जहां पैसिफिक ओशन टच कर रहा है, ठीक है। फाइनली ऑन 24 जून 2015 यूएस के कांग्रेस ने बराक ओबामा को एक अथॉरिटी दे दी कि आप TPP के लिए अब अपनी ट्रेड प्रमोशन अथॉरिटी का एक पूरा डेवलपमेंट करोगे और उसके थ्रू ये पूरा का पूरा एजेंडा आगे बढ़ाया गया, ठीक है। तो किस तरह से बराक ओबामा अभी सोल अथॉरिटी हो गए हैं TPP को, और यूएस लेड इनिशिएटिव बोला जाता है इसको, ठीक है। पता चलेगा कि 12 कंट्रीज है जहां पैसिफिक रिम जिसको टच कर रही है, ठीक है। यहाँ पे इसमें इसके जितने भी वेस्टर्न कोस्ट है उन सबको पैसिफिक रिम कर रही है, और यहाँ पे जो इतने ईस्टर्न है एशिया के और, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड के, वहां पर्टिकुलरली इंपॉर्टेंट ये है कि वियतनाम, ब्रुनेई, मलेशिया जैसे कंट्रीज भी, छोटे छोटे कंट्रीज भी यहाँ पे जुड़े हुए हैं। सिंगापुर एंड ये भी, न्यूजीलैंड भी है, ठीक है। तो एक इंपॉर्टेंट चीज ये हो जाती है। फाइनली 2015 के 5 अक्टूबर को यूनाइटेड स्टेट्स और 11 कंट्रीज ने सबने मिलकर इंप्लीमेंट कर दिया। 5 साल तक पूरी की पूरी नेगोशिएशन चली थी, और इसको बोला जाता है कि उरुग्वे राउंड जो WTO का हुआ उसके बाद सबसे मेन अगर वर्ल्ड लेवल के ऊपर ट्रेड का कोई फैक्ट होगा तो वो है TPP, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इट ओपन्स अ न्यू जनरेशन ऑफ इंटीग्रेशन एफर्ट्स बियॉन्ड गुड्स, सर्विसेज, इन्वेस्टमेंट, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, लेबर, एनवायरमेंटल स्टैंडर्ड्स, नॉन टैरिफ बैरियर्स, आप बोलोगे वो सब चीजें इंक्लूड कर दी इन्होंने TPP के अंदर, ठीक है। तो 21st सेंचुरी का एग्रीमेंट बोला जाता है, ठीक है, एंड इकोनॉमिक आर्म बोला जाता है, ठीक है। एक रीबैलेंस जो पाइवट टू एशिया जो पॉलिसी है ना अमेरिका की, उसका इकोनॉमिक पूरा का पूरा एस्पेक्ट है ये, ठीक है। TPP एसेंशियली उसका ही एक बोला जाता है बैकग्राउंड के अंदर। अब पता चलेगा कि इट इज द फर्स्ट मेजर स्टेप द क्रिएशन ऑफ यूनिफाइड सिंगल मार्केट आउटसाइड यूरोपियन यूनियन, ठीक है। यूरोपियन यूनियन आज की तारीख में एक, ठीक है, पूरा का पूरा कॉमन मार्केट, कॉमन इकोनॉमी, कॉमन करेंसी के साथ जा रहा है, ठीक है। और ये यूरोपियन यूनियन से भी एक स्टेप आगे जा रहा है कि इट इज बेसिक सेटिंग यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड्स विद रिस्पेक्ट टू लेबर, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी और एनवायरमेंट। एक विषय ऐसा नहीं छोड़ा है जहां पे एक यूनिफॉर्मिटी नहीं होगी पूरे के पूरे TPP, ठीक है। अभी डिटेल्स अवेटेड है क्योंकि 12 के 12 जो भी नेशनल आपकी पार्लियामेंट्स होगी ये सब कंट्रीज की, वो जब रेटिफाई करेंगे उसके बाद होगा, तो ठीक है। तो डिटेल्स इमर्ज हो रही है, बट आपको पता चलेगा कि प्रोटेस्ट ऑलरेडी चालू हो गए। एसेंशियली जो WTO के अंदर हो रहा था कि भाई, क्योंकि बहुत सीक्रेट वे के अंदर इसके पूरी डिटेल्स हो रही है, जितने भी मीटिंग्स हुए इसके बाद भी, और जो भी जब ये लास्ट फाइनल अक्टूबर के अंदर जो ये चार्ट आउट किया गया TPP को, वो भी बहुत सीक्रेट वे के अंदर किया गया। इसके कारण इनको मुद्दे आ रहे हैं कि भाई ये प्रोटेस्ट चालू हो गए हैं, और मेंबर कंट्रीज बोल रहे हैं कि भाई हम लोग के साथ धोखा हो जाएगा, क्योंकि लेबर स्टैंडर्ड्स है। अभी जैसे लेबर स्टैंडर्ड्स के अंदर आपको पता चलेगा कि जापानीज लेबर्स को अगर विड्रॉ कर दिया गया, ऐसा कोई क्लॉज डाल दिया गया 12 के 12 कंट्रीज, वो बोलेंगे कि ये भी अमेरिका के लेबर्स यहाँ के ये फील्ड के अंदर काम कर पाएंगे, ठीक है। तो इसके कारण प्रोटेस्ट भी शुरू हो गए हैं। तो मुद्दे क्या है? एसेंशियली इट इज वन ऑफ द लार्जेस्ट ट्रेड डील्स, 40% ऑफ द वर्ल्ड GDP एंड 1/3 ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड विल बी इंक्लूडेड एक्सक्लूडिंग चाइना। आप 40% पूरी दुनिया की GDP को कन्वर्ट कर रहे हो एक ट्रेड पैक के अंदर। 1/3 33% ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड विल बी इंक्लूडेड, और यहाँ पे चाइना इंक्लूडेड नहीं है, समझ लेना। अगर चाइना इंक्लूड हो जाता है तो 60% चला जाएगा ऑलमोस्ट, ठीक है। सो एग्रीमेंट विल फेज आउट थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ टैरिफ्स। जितने भी आपके टैरिफ, नॉन टैरिफ, पैरा टैरिफ, ये जितने भी बैरियर्स है सबके सब, ठीक है। और छोटी छोटी चीज को इंक्लूड किया है, ठीक है। कंसेशन ऑन एग्रीकल्चर, मोर मार्केट खोल देगा पूरा का पूरा, ठीक है। और ट्रेड एक्टिविटी बहुत सारी इनको सिग्निफाई कर देगा। यहां से यहां पता चलेगा कि स्मॉल एंड मीडियम माइक्रो एंटरप्राइजेस के लिए एक अलग से चैप्टर बनाया गया। मतलब ऐसा एक ट्रेड पैक बना रहे हैं जो एकदम छोटे छोटे लेवल के ऊपर कंट्रोल कर रहे हैं, साथों साथ जो मेंबर कंट्रीज है उनको टेम्पररी सेफगार्ड भी दे रहे हैं, ठीक है। करेंसी के लिए भी बोला जाता है कि पहले अपना मैक्रो इकोनॉमिक कोऑपरेशन वो सब स्ट्रेंथन कर दो, उसके बाद करेंसी की तरफ। तो जो EU है
जो यूरोपियन यूनियन जो 1956 में जो पूरा डेवलपमेंट चला था, उसी तरह से ये समझ लो 2015 में है तो 2025 तक कुछ अगर ये सक्सेसफुल रहा तो कुछ नया करेंगे, ठीक है। कॉम्प्रोमाइज भी किए गए फार्मास्यूटिकल्स के अंदर रास्ता खोलने के लिए, जितनी भी 12 कंट्रीज होगी। यूएस ने भी कॉम्प्रोमाइज कर दिया कि भाई हम लोग 5 साल तक पूरा का पूरा क्वोटा चेंज कर रहे हैं, ठीक है। 12 साल ये डिमांड कर रहे थे। ऑटोमोबाइल्स के लिए यूएस जापानीज जो भी आपकी टोयोटा और जो भी कंपनीज है होंडा, और उनके ऊपर जो टैक्स लगाता था, उसने बोला कि भाई हम लोग थोड़ा बहुत टैक्स कम कर देंगे, ठीक है, टैरिफ कम कर देंगे। इसी के साथ साथ इंटरनेट डेटा ट्रांसफर ओपन कर दिया जाएगा। अभी तक यूएस ने पूरा का पूरा हेजिमनी बना के रखा है, उसको कम करने की कोशिश की गई। यूनिफॉर्म लेबर एंड एनवायरमेंटल स्टैंडर्ड्स, लेबर स्टैंडर्ड्स वो भी आईएलओ, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन जो डिमांड करता है उस तरह से हम लोग 12 की 12 कंट्रीज के अंदर सेम लेबर स्टैंडर्ड्स, बोले 8 घंटा काम करना, मिनिमम वेजेस, आपसे इतना डॉलर हम लोग लेंगे, इतना सारा आपको छुट्टी देंगे, ये सब किया जाएगा, ठीक है। सो बेसिकली, और इसके साथ साथ अगर कोई डिस्प्यूट हुआ तो डिस्प्यूट सेटलमेंट मैकेनिज्म भी बनाया है। तो जो डब्ल्यूटीओ के अंदर आप जो क्लासेस बढ़ते हो, रेड बॉक्स, एम्बर बॉक्स, ग्रीन बॉक्स, उसी तरह से ये टीपीपी के अंदर भी ऐसी छोटी छोटी निटी-ग्रिटीज डाली हुई है, ठीक है। सो इट इंक्लूड्स प्रमोशन, इंटीग्रेशन, चेंज, क्रिएट न्यू पॉलिसी रूल्स इन दिस एरिया। ये तो ग्रेटर एक्सेस मार्केट, 12 के 12 कंट्रीज को मार्केट मिल जाएगा, ठीक है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट सब एक हिसाब से यूनिफॉर्म डेवलप करने की कोशिश करेंगे। साथों साथ फॉरेन इन्वेस्टमेंट, यूएस पेरू के अंदर भी इन्वेस्ट करेगा, ऑस्ट्रेलिया वाला पेरू के अंदर करेगा। जहां इनके कभी ट्रेड नहीं हो पा रहा था, ऑस्ट्रेलिया एंड पेरू आप देखोगे, ठीक है, ऐसे तो अलग अलग कॉर्नर्स के ऊपर आ जाएंगे, ठीक है, पूरा घूम के जाओ तो पता चलेगा कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट सबके अंदर हो रहा है। कंपटीशन पॉलिसी, यूनिफॉर्म कंपटीशन पॉलिसी, कोई एक दूसरे के ज्यादा परेशान नहीं करेगा, ट्रेड बैरियर ज्यादा नहीं कर पाएगा। एनवायरमेंट के ऊपर ध्यान रखा जा रहा है, बोले अब तो सस्टेनेबल करेंगे, ठीक है। तो ये लोडिंग वाला है, यहाँ पे प्लीज वेट हो जाएगा, ऐसी बात हो रही है। लेबर के ऊपर हमने बोला यूनिफॉर्म लेबर स्टैंडर्ड प्रैक्टिसेस। स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस, एक सेक्टर ऐसा नहीं है जिसको नहीं छोड़ा है। जैसे पेरू के अंदर है या चिली के अंदर है, जहां पे थोड़ी बहुत पीएसयूज और वो गवर्नमेंट एंटरप्राइजेस है, या मलेशिया के अंदर है, वियतनाम के अंदर जैसे पेट्रो वियतनाम, ठीक है, उन सबको इंक्लूड कर दिया जाए कि भाई आपको भी हम लोग मेन स्ट्रीम के अंदर इंटीग्रेट कर देंगे, आप चिंता मत करो। ई कॉमर्स को इंक्लूड कर दिया जाएगा। कॉम्पिटिटिव सप्लाई चेन्स, गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट किस तरह से सरकार प्रोक्योर कर रही है, वो सब 12 के 12 कंट्रीज के अंदर। टेक्निकल बैरियर्स टू ट्रेड विल बी रिमूव, ठीक है, जितने भी है छोटे मोटे, छोटे दीवार टूटती क्यों नहीं, दीवार तोड़ के यहाँ पे, ठीक है, पूरा का पूरा ट्रेडिंग हो जाएगा आपका। हेल्थ केयर एंड ट्रांसपेरेंसी, पता चलेगा फार्मास्यूटिकल्स यहाँ पे सबसे ज्यादा अफेक्ट कर रहा है। हैवी इंडस्ट्रीज और फार्मास्यूटिकल्स हम लोग देखते हैं इंडिया को कैसे अफेक्ट करता है, किस तरह से, ठीक है। रेगुलेटरी कोहेरेंस, एक यूनिफॉर्म लॉ, रूल्स, रेगुलेशंस, कंप्लायंस, ठीक है। ऐसा नहीं अमेरिका के लिए अलग है, पेरू के अलग है, सिंगापुर के अलग है, ठीक है। ये 12 टीपीपी वाले हैं, विल फॉलो द सेम गाइडलाइंस, नथिंग डूइंग, ठीक है, एक पूरा का पूरा फॉर्मेट के तहत। इसके लिए बोला जाता है कि डब्ल्यूटीओ के बाद सबसे बड़ा ट्रेड डेवलपमेंट पैक्ट हुआ होगा, ठीक है। इंप्लीकेशन ऐसा है कि इंडिया, चाइना, कोरिया, आसियान कंट्रीज यहाँ पे नहीं है, ठीक है, और वियतनाम और मलेशिया को इसमें फायदा होगा क्योंकि वो आसियान में भी है, एपेक में भी है, एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन, साथों साथ अभी टीपीपी के अंदर भी आ गए हैं, तो इनको फायदा होगा, तो फायदा, ठीक है। अब हमको देखना यह है कि इंडिया के लिए क्या इंप्लीकेशन होगा। विल बी सीइंग द इंडिया सेंट्रिक अप्रोच ओनली, ठीक है, ज्यादा कहानी नहीं करेंगे। इंडिया की ये 12 कंट्रीज को एक्सपोर्ट इंपोर्ट होगा कि नहीं होगा, क्यों, क्योंकि वो 12 की 12 अंदर अंदर ट्रेड करेंगे। अभी इंडिया से हम लोग कोई चीज मंगा रहे हैं, बोलेंगे कि मैं इससे मंगा दूंगा, ऑस्ट्रेलिया से मंगा दूंगा, ठीक है, तो 2.7 बिलियन विल बी डाइवर्टेड फ्रॉम इंडिया, ठीक है, विद इन अ स्पैन ऑफ 3 years। ऐसा बोला जाता है, करीबन 2 बिलियन से ज्यादा। अब पता चलेगा कि इंडिया लीडरशिप पोजीशन कहां पे, टेक्सटाइल्स के अंदर हमारा सबसे ऊपर है, सर्विसेज के अंदर है, डिजिटल ट्रेड के अंदर है। तो इसके कारण होगा ऐसा कि आपके यहाँ एफडीआई नहीं आएगी, पैसा ही नहीं आएगा, एफआईआई भी नहीं डालेगा, क्यों, क्योंकि अट्रैक्टिवनेस नहीं रहेगी। वो 12 के अंदर सब आपको मार्केट मिल रहा है, अपनी अपनी डिमांड मिल रही है, तो वाई टू गो इनटू सम एशियन कंट्री, ठीक है। दूसरी इंपॉर्टेंट पता चलेगा कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, हमारा जो रेडीमेड जो गारमेंट सेक्शन है, वहां से करीबन 30-35% एक्सपोर्ट करता है हमसे, ठीक है, हमसे लेता है, तो वो डायरेक्ट अफेक्ट करेगा। यूएस बोलेगा अब तो मैं कोई भी वियतनाम से ले लूंगा। आज अगर आप देखेगा कि ठीक है, मेड इन वियतनाम, मेड इन बांग्लादेश एंड मेड इन इंडिया, 3 टेक्सटाइल सबसे ज्यादा चलते हैं। एक तो शिवाकाशी में इंडिया से, आपकी नाइकी से लेके जितनी भी बड़ी बड़ी ब्रांड्स है वहां पे आउटसोर्स करती है, ठीक है। वियतनाम के अंदर भी यही है, तो उसको फायदा हो जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली इंडिया को कैसे इंपैक्ट करेगा, प्रिफरेंशियल एक्सेस मिलेगा वो 12 की 12 कंट्रीज को, इंडिया बाहर चला गया, हमारे एक्सपोर्टर्स को लॉस हो जाएगा। दूसरा, इनके अंदर इन्होंने एक रूल बनाया जिसका नाम है यान फॉरवर्ड रूल। अंडर दिस रूल कि भाई इनको मैंडेटरी कर दिया जाता है कि फैब्रिक और जितने भी इनपुट्स हो गए वो आपको अगर ड्यूटी प्रेफरेंस लेना हो, से फॉर एग्जांपल ऑस्ट्रेलिया वांट्स टू इंपोर्ट टू अमेरिका, और ऑस्ट्रेलिया इंडिया से कुछ कपड़ा खरीद कर या यान खरीद के कुछ बनाएगा और अमेरिका भेजेगा, तो उसको ड्यूटी का प्रेफरेंस नहीं मिलेगा, उसको जीरो टैरिफ नहीं मिलेगा।
अगर उसको खरीदना हो तो वो 12 कंट्रीज के अंदर ही ट्रेड करना पड़ेगा। अगर यान खरीदना हो, अगर कॉटन उसको बाय करना हो ऑस्ट्रेलिया को, देन ऑस्ट्रेलिया इज सपोज टू बाय कॉटन फ्रॉम द 12 कंट्रीज ओनली, अगर तो ही उसको ड्यूटी का प्रेफरेंस मिलेगा। तो इसके लिए ये उल्टा कान पकड़ने की कोशिश की जा रही है। अगर ऑस्ट्रेलिया को इंडिया से चीप पड़ रहा हो तो भी वो नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि उसको यहाँ ड्यूटी का प्रेफरेंस लेना है। इंडिया से खरीदेगा तो फिर से वो 20-30% की ड्यूटी के चक्कर हो जाएगी, तो उसको लॉस जाएगा। तो बोलेंगे कि 12 के 12, ठीक है। तो इंडियन सेक्टर के ऊपर बहुत बड़ा डैमेज है। इसके साथ साथ इंडियन एक्सपोर्ट्स नॉन टैरिफ मेजर्स, ठीक है, छोटे 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 निटी ग्रिटीज डाली जाती है, तो ये लोग 12 के 12 मिल बांट के खा लेंगे, ठीक है, हमको नुकसान हो जाएगा। पता चलेगा कि वियतनाम जैसा कंट्री को जीरो ड्यूटी हो। क्यों? क्योंकि वियतनाम इज अ पार्ट। इंडिया को करीबन 14 से 30% ड्यूटी भरने पड़ेगी अपने एक्सपोर्ट्स को टेक्सटाइल्स में, ठीक है। एक दूसरा कंट्री है, ठीक है, हमसे हम लोग ट्रेडिंग वेडिंग करते रहते हैं, पता चलेगा कि उसको फ्री में मिल रहा है, हमको नहीं मिल रहा। अवर एक्सपोर्ट्स आर गेटिंग इनकम्पिटिटिव जस्ट बिकॉज ऑफ दिस फैक्ट, ठीक है, क्योंकि हमारा कॉस्टिंग सस्ता आ रहा है, चीप लेबर है, डेमोग्राफी, डिमांड एंड डेमोक्रेसी, 3D का पूरा फंडा चल रहा है। बट आउट ऑफ द बॉक्स ये पूरा का पूरा जो ये नॉन टैरिफ बैरियर खड़ा कर दिया गया है पैक्ट के नाम के ऊपर, तो इंडिया को अफेक्ट कर रहा है, ठीक है। आईपीआर स्टैंडर्ड्स, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी स्टैंडर्ड्स, ठीक है, डब्ल्यूटीओ के अंदर जो आईपीआर के स्टैंडर्ड्स डाले गए हैं उससे भी स्ट्रॉन्ग स्टैंडर्ड्स यहाँ पे बोले कि हम लोग इंप्लीमेंट करेंगे। अभी इनका जो जमादार है, द वॉचमैन ऑफ दिस होल ग्रुप इज यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ठीक है। तो उसकी आईपी पॉलिसी ज्यादा होगी, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी वही करेगा, तो स्ट्रिक्ट इंप्लीमेंटेशन करेगा। पता चलेगा कि यूएस स्टैंडर्ड्स और जितने भी डेवलप कंट्रीज हो गए उन सबके स्टैंडर्ड्स को कन्वर्ज करता है, तो इंडिया यहाँ कहीं मिलेगा नहीं, ठीक है। इसके साथ साथ एनवायरमेंटल रेगुलेशन, यूएस बोलेगा कि वही सस्टेनेबल, ठीक है, खुद क्योटो के अंदर पार्ट नहीं है, बट हमको, ठीक है, यहाँ पे बोलेगा कि टीपीपी के अंदर हम लोग एकदम स्ट्रिक्ट एनवायरमेंटल रूल्स फॉलो करेंगे, तो इंडिया यहाँ पे भी, ठीक है, इंडिया को बोल दिया जाएगा कि आप एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन वाली प्रोडक्ट बना रहे हो या आपकी फाइटोसैनिटरी बैरियर्स जैसे कुछ बना देगा, ठीक है, जैसे डब्ल्यूटीओ के अंदर डाले जाते हैं। सो बेसिकली इंडिया इज गोइंग टू लूज प्रेफरेंशियल एक्सेस टू द यूएस मार्केट। ये सबसे बड़ा फटका है। क्यों? 30-35% हमारा टेक्सटाइल यूएस में हम लोग करते हैं। पता चलेगा कि 4 से 5 बिलियन का नुकसान हो जाएगा, ठीक है। तो 2.7 बिलियन था, वो बढ़ के करीबन 10 साल के अंदर देखोगे तो $5 बिलियन का हमको लॉस आ रहा है, ठीक है, एक्सपोर्ट्स के अंदर। एक दूसरा मुद्दा आ रहा है, हमने देखा वो था जो 12 ग्रुपिंग्स थे, उसके अंदर एक था फार्मेसी। फार्मेसी के अंदर हम लोग को क्या होगा, एसेंशियली ब्रांडेड मेडिसिन इंडस्ट्री होगी यूएस की, वो कॉम्पिटिटिव हो जाएगी ये 12 कंट्रीज को लेके। अभी यूएस अभी ब्रांडेड आपकी मेडिसिन है उसके ऊपर आईपी राइट्स बनाता है, ठीक है, वो नोवार्टिस वाला जो एसेंशियल इशू भी यही था, जेनेरिक वर्सेस ब्रांडेड। तो ये बोलेगा ये 12 कंट्रीज को तो मैं दे दूंगा। क्यों? क्योंकि मेरे भाई और मेरे दोस्त लोग हैं, ठीक है, हम लोग एक ही ग्रुप बना रहे हैं। तो जेनेरिक इंडस्ट्री फ्रॉम इंडिया विल सफर। क्यों? क्योंकि जेनेरिक इंडस्ट्री के ऊपर ये लोग फिर से बैरियर्स आ जाएंगे कि आप एक्सपोर्ट नहीं कर सकते। ऊपर से हालत ऐसी होगी कि यूनाइटेड स्टेट्स तो छोड़ दो, यूरोपियन यूनियन के ऊपर भी आपको कॉम्पिटिटिवनेस आपकी बढ़ जाएगी, ठीक है, इनकम्पिटिटिव हो जाएगा और अफेक्ट होने की चांसेस है, ठीक है। इसके साथ साथ आपकी हैवी इंडस्ट्रीज, क्रॉप्स, प्रोसेस्ड फूड और हैवी मैन्युफैक्चरिंग जितने भी इंडस्ट्रीज है उन सब के ऊपर ये टीपीपी इंपैक्ट करेगा। इंडिया के ऊपर इंप्लीकेशंस इसके सबसे हाईएस्ट होंगे, ठीक है। स्पिल ओवर इफेक्ट यहाँ पे क्या हो रहा है, पता चलेगा कि टीपीपी को देख के टीटीआईपी करके एक दूसरा पैक्ट है, हम लोग इसके बाद वाली स्लाइड्स में देखेंगे, उसके ऊपर ये लोग पुश कर रहे हैं ट्रांस अटलांटिक इन्वेस्टमेंट ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट पार्टनरशिप, वो यूनाइटेड स्टेट्स और यूरोपियन यूनियन के बीच में है। तो एक साइड पे पैसिफिक कंट्रीज आ गए, एक साइड पे ईयू आ गया। तो चाइना को बेसिकली बैलेंस करने के लिए जो उसका जो पूरा का पूरा इकोनॉमिक जो ग्रोथ है उसको काउंटर करने के लिए यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ये सब चीजें, तो अचानक ही उसका हृदय परिवर्तन हो जाता है कि ये छोटे छोटे कंट्रीज को बोल रहा है कि आओ पैक्ट में आ जाओ, पैक्ट में आ जाओ, हम आपको बहुत सारी, ठीक है, आपको फ्रीडम दे देंगे, बहुत सारी छूट दे देंगे, ठीक है। तो ईयू रिप्रेजेंट 50% ऑफ ग्लोबल जीडीपी एंड 30% ऑफ वर्ल्ड ट्रेड। तो ये जल्दी से हो जाएगा तो टीटीआईपी भी हमको नुकसान हो जाएगा, ठीक है। दूसरा, टीपीपी हैज ऑल्टर्ड इंडियाज बार्गेनिंग पावर एंड नेगोशिएशन पोजीशन। हमारे साथ इंडिया यूएस के बीच में एक बीआईटी चल रही है, बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी, ठीक है। तो पता चलेगा कि ये नेगोशिएशन है, तो टीपीपी ने इतना बड़ा बेंचमार्क क्रिएट कर दिया, तो अमेरिका बोलेगा कि आपको बीआईटी करनी हो ना तो वो लॉस के हिसाब से करेंगे जो हमने टीपीपी में डाले। वी विल नॉट गिव यू एनी फेवर, विल नॉट गिव यू एनी पॉजिटिव्स आउट ऑफ दिस थिंग। आपको करना है तो टीपीपी, क्यों? क्योंकि हमने 12 कंट्रीज के साथ किया है, तो आप कौन से नए होते हो, ठीक है, आपके साथ भी यही करेंगे। तो स्पिल ओवर इफेक्ट होगा, उसको देख के हम लोग को नुकसान हो रहा है, ठीक है, बायलैटरल इश्यूज के ऊपर। अभी इंडिया क्या करना चाहिए? इंडिया को सबसे पहले एक तो डोमेस्टिक लेवल के ऊपर रिफॉर्म्स लाने पड़ेंगे, हमको विलिंगनेस दिखानी पड़ेगी, रिस्पॉन्सिव पार्टनर दिखाना पड़ेगा, और ग्लोबल इंटीग्रेटेड इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल एंड मार्केट के अंदर, ठीक है, पूरा का पूरा अपना अड्डा जमा पाए उसकी कोशिश करनी पड़ेगी। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये बोली जाती है कि 6 डेवलपिंग कंट्रीज है, ठीक है, आपके ब्रुनेई, मलेशिया, सिंगापुर, आसियान कंट्रीज बोले जाते हैं, बट दे आर द इकोनॉमीज एज कंपेयर्ड टू यूएस एंड अदर कंट्रीज दे आर वेरी लो, ओके। तो बोला जाता है इफ दे कैन
follow the IPR labor and economic and environmental clauses, then India can definitely follow, क्योंकि इंडिया की इकोनॉमी इनके जैसी ही है। अगर ये 6 कंट्रीज टीपीपी के पार्ट वाले हैं वो फॉलो कर सकते हैं तो इंडिया क्यों नहीं कर सकता? ठीक है, तो इंडिया को भी ये बोला जाता है कि थोड़ा बहुत करना चाहिए। सो इंडिया नीड टू एंश्योर इट्स फंडिंग एफटीए फॉर इंस्टेंस विद यूरोपियन यूनियन। ठीक है, हम लोग का एफटीए यूरोपियन यूनियन के साथ है। ठीक है, उसके ऊपर हम लोग नेगोशिएशंस कर रहे हैं, उसको एक्सपीडिएट करके पुश कर देना चाहिए सो दैट हमारा ईयू एफटीए तो चलता रहेगा, उसके अंदर जो भी क्लॉसेस हो गए फायदे हो जाएंगे। इसके साथ साथ हमारे बायलैटरल फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स मलेशिया, जापान, सिंगापुर के साथ है या ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड के साथ है, वो सबके साथ हम लोग अच्छी तरह से करोगे तो थोड़ी बहुत इंपैक्ट हमारी कम हो जाएगी। तकलीफ ये है कि ये मलेशिया, सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड, ऑल दिस आर मेंबर ऑफ टीपीपी। ठीक है, तो दे विल रेदर प्रीफर टू ट्रेड विद द टीपीपी कंट्रीज रेदर देन द बायलैटरल एग्रीमेंट विद इंडिया। ठीक है, तो एफटीए करने के बाद भी अगर देखना पड़ेगा कि ये कितना डाइल्यूशन होता है, हम लोग का ट्रेड अच्छा रहा तो कोई इश्यू नहीं हो पाएंगे। ठीक है, इसके लिए बोला जाता है कि आरसीईपी नाम का जो एक रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप है, आसियान के 10 कंट्रीज प्लस 6 जापान, चाइना, कोरिया, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ये सब इकट्ठा मिलकर कर दो, 2016 तक कर दोगे तो ठीक है, इंडिया को थोड़ा बहुत काउंटर बैलेंसिंग हो पाएगा। ठीक है, तो ये 5-6 मुद्दे हो गए आपको टीपीपी को लेके, हाउ इट विल इम्पैक्ट इंडिया, व्हाट कैन इंडिया डू। ठीक है, और फंडामेंटल आपकी जो भी थोड़ी स्टोरी थी। अब बात करते हैं टीटीआईपी की। ये भी यही है, यूरोपियन यूनियन और यूनाइटेड स्टेट्स के बीच का है। ठीक है, और 17 जुलाई 2015 को रिसेंटली 4-5 महीने पहले इन्होंने 10वें राउंड की कुछ बात खत्म की है। ठीक है, और ये भी बोला जाता है कि इट विल ऑल्टर द डायनामिक्स ऑफ कमर्शियल डिसीजन मेकिंग ऑफ मिलियंस ऑफ अमेरिकन एंड यूरोपियन प्रोड्यूसर। जो टीपीपी के अंदर हुआ, जो आपके पैसिफिक कंट्रीज थे, उसी के तहत यहाँ पे यूरोपियन यूनियन के जितने भी कंट्रीज हो गए उनके साथ कर देगा और इंटीग्रेटेड मार्केट बनाएगा फिर से ईएसयू। साथों साथ इनवर्ड लुकिंग, जो इनवर्ड लुकिंग आपकी टीपीपी के अंदर हो रहा था उसी तरह से इनवर्ड लुकिंग एग्रीमेंट बनाया जाएगा ये सब कंट्रीज के बीच में। क्यों? क्योंकि ये अंदर अंदर डील करेंगे। इसके देखो अभी किस तरह से फायदे दिखा रहा है। बोले 120 बिलियन का, ठीक है, एम्बिशियस ग्रोथ होगा यूरोप की इकोनॉमी, 300 मिलियन सस्ते गुड्स आपको बाय करने पड़ेंगे। ठीक है, वेरी चीपर गुड्स। ठीक है, दे कैन क्रिएट न्यू जॉब्स। ठीक है, प्राइसेस विल गो डाउन। तो बहुत सारी चीजें हैं। तो यूरोपियन यूनियन के अंदर ये चीज को लेके बहुत सारा पॉजिटिव है कि हमको टीटीआई के तरफ जाना चाहिए। तो टीपीपी ऑलरेडी कंक्लूड हो चुका है, तो यूरोपियन यूनियन अभी ज्यादा प्रोएक्टिव हो गया कि हमको टीटीआई भी करना ही है, करना ही है, करना ही है। सो एसेंशियली इसके पीछे की टॉक्स चल रही है। तो वेरी सुन यू विल सी कि भाई टीटीआई भी अभी लागू करने जा रहे हैं। ठीक है, फिर से इम्प्लीकेशंस, जो पुरानी इम्प्लीकेशंस थी वो तो आप लिख ही सकते हो। ठीक है, यूरोपियन यूनियन एंड ईयू अकाउंट 29.6%, ऑलमोस्ट 30% ऑफ द टोटल इंडियन एक्सपोर्ट्स, उसके ऊपर फटका पड़ेगा इंडिया को। ठीक है, डिक्रीज एक्सपोर्ट, जीडीपी, हमारी ग्रोथ कम हो जाएगी। ठीक है, नॉन टेरिफ बैरियर्स को लेके भी यूएस ईयू मार्केट के साथ कर पाएगी। ठीक है, यहाँ पे मुद्दा फिर से आता है कि टीटीआई को लेके इंडिया क्या कर सकता है, व्हाट कैन इंडिया डू विद रिस्पेक्ट टू टीटीआईपी। ठीक है, 2 तरह की रिकमेंडेशंस बोली जाती है। पहला बोला जाता है कि यूनिलैटरल रिफॉर्म कर दो, आपका ग्लोबल लेवल मार्केट जो टीटीआईपी बोल रहा है उसके हिसाब से आप रिफॉर्म कर दो। दूसरा बोला जाता है कि प्रोएक्टिव पॉलिसी अलाइनमेंट कर दो। ठीक है, जो टीटीआईपी के अंदर से बहुत सारी जो पॉलिसीज निकल के आने वाली है उसको देख के हमारी पॉलिसी भी प्रोएक्टिव करके बना दो। ठीक है, अभी बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि ये बहुत फ्लॉड है, इंडिया कैन नॉट डू दिस काइंड ऑफ इन अ यूनिलैटरल एंड अ प्रोएक्टिव वे। क्यों? पहला ऐसा है कि यूनिलैटरल ट्रेड लिबरलाइजेशन इज अ पॉलिटिकल नॉन स्टार्टर। कौन कंट्री अपनी इकोनॉमी खोलेगा? ठीक है, पता चलेगा जैसे ही खोलने की कोशिश करेगा तो ऑपोजिशन कंट्रीज आ जाएंगे। वॉलमार्ट का लेके भी यही हुआ ना हमारा। तो यूनिलैटरल ट्रेड लिबरलाइजेशन करना बहुत बड़ी पॉलिटिकल गेम हो जाती है, बहुत सारे कैलकुलेशंस हो जाते हैं। तो इट वोंट, ठीक है, इंडिया के अंदर अगर करना है, अगर आपको लैंड एक्विजिशन भी यहाँ पे करना था तो 2 बार ऑर्डिनेंसेस लाके 3 बार उसके बाद विड्रॉ कर देना पड़ा। ठीक है, तो आप यहाँ पे इतना बड़ा पूरा ट्रेड लिबरलाइजेशन करने की बात करोगे तो इश्यू खड़े होने हैं। तो इट विल बी अ पॉलिटिकल नॉन स्टार्टर इंक्लूडिंग इंडिया। ठीक है, दूसरा आप बोल रहे हो कि प्रोएक्टिव पॉलिसी अलाइनमेंट करोगे जो टीटीआईपी करेगा, बट आपको वो क्या खातरी है कि टीटीआईपी विल सेट एनी ग्लोबल स्टैंडर्ड्स? अभी तो बात ही कर रहा है ना। टीटीआईपी ऐसा तो नहीं है कि आ गया है, ट्रेड कर रहा है, इसकी पॉलिसीज ऐसी है। तो टीटीआईपी डज नॉट मीन कि एक बड़ा सा बेंचमार्क बना देगा डब्ल्यूटीओ की जैसा। तो आप कैसे पहले से ही अपना पॉलिसी उस तरह से अलाइन कर पाओगे? ठीक है, तो यहाँ पे क्या करना चाहिए? तो ऐसा बोला जाता है कि टीटीआईपी को ज्यादा कुछ फॉलो न करते हुए हमको रीजनलिज्म और मल्टीलैटरलिज्म की जो भी पॉलिसी है उनका मिक्सचर बना के आगे बढ़ना चाहिए। ठीक है, तो क्या कर सकते हो? आरसीईपी और ब्रिक्स जैसे ग्रुपिंग्स है, उसको आप कंपेयर करोगे तो फायदा हो पाएगा। ठीक है, इसके साथ साथ पता चलेगा कि इंडिया को एक जियो इकोनॉमिक स्ट्रेटेजिक और जियो स्ट्रेटेजिक पुश भी देता है, तो आपको आरसीईपी और ब्रिक्स के पीछे जाना चाहिए। ठीक है, वही बैकग्राउंड क्या है आरसीईपी का?
ठीक है। तो टीटीआईपी, टीपीपी, 2 मुद्दे, 5-5 पॉइंट, 6-6 पॉइंट सबके ऊपर, ठीक है। बैकग्राउंड आरसीईपी का ऐसा है कि 1997 के अंदर आपके जो टाइगर इकोनॉमीज थी ये सबकी सब टूट जाती है। इसके साथ इनको पता चलता है कि भाई हमको सबको इकट्ठा रहना पड़ेगा, और ये लोग अंदर 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 ट्रीटीज करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। इसके साथ साथ बैकग्राउंड के अंदर पता चलेगा कि आसियान जो ग्रुपिंग बना था उसके अंदर ASEAN+3, ASEAN+1, तो ASEAN+ नाम की स्ट्रेटेजी बनाई जाती है कि ये कंट्री को आसियान के साथ इंटीग्रेट कर दो, इसको कर दो, इसको कर दो, एक फोरम बना दो, आगे बात बढ़ाओ, ठीक है। और इसके थ्रू आपको पता चलेगा कि इतने सारे एग्रीमेंट्स हो गए हैं, तो इसको एशिया का नूडल बाउल बोला जाता है। नूडल बाउल के अंदर वही होता है ना, आपकी बहुत सारे नूडल्स हो गए एक जगह, बहुत इंटरवीन हो गए होंगे, तो इंटरवीन होने के कारण ये पूरा का पूरा इतनी सारी कॉम्प्लेक्सिटीज हो रही है, उसको दूर करेगा आरसीईपी। एसेंशियली ये जो नूडल बाउल थियरी है, तो पूरी की पूरी मैगी को अलग अलग हर एक उसका जो भी हर एक थ्रेड होगा वो अलग कर देने की ऐसी बात हो रहा है। व्हाट इज आरसीईपी? बेसिकली इट्स अ रीजनल ट्रेडिंग पार्टनरशिप विच सीक्स टू बाइंड 10 एशियन कंट्रीज एंड चाइना, आपका जापान, कोरिया, ठीक है, सबके सब कंट्रीज को भर देगा। क्या करेगा आरसीईपी? इट विल एलिमिनेट कंफ्यूजिंग एंड लार्ज नंबर ऑफ ट्रेड रूल्स, और जो बायलेटरल एग्रीमेंट जो पुरानी की थी आपने, एफटीए अलग अलग ASEAN+1, ASEAN+2, उस सबको एलिमिनेट कर देगा और एक वाइड एग्रीमेंट रीजन वाइड बना देने की कोशिश करेगा, ठीक है। इसके साथ साथ आरसीईपी का इंपॉर्टेंस देख लो। एशिया की 3 लार्जेस्ट इकोनॉमीज, जापान, इंडिया और चाइना, ये तीनों के तीनों यहाँ दुनिया की टॉप 5 के अंदर आने की इकोनॉमीज वाली पीपीपी, उसमें भी इंडिया और चाइना है। तो वहां पे ग्लोबल लेवल के ऊपर, एशिया लेवल के ऊपर दोनों हैं, तो सबका फायदा यहाँ पे हो सकता है, ठीक है। एंड इट विल बी बेनिफिशियल बाय एनकरेजिंग मोर ट्रेड अमंग्स एशियन कंट्रीज। बोले आप एशियन कंट्रीज है वो सब इकट्ठा कर दो, साथों साथ ट्रेनिंग करोगे तो फायदा हो पाएगा, ओके। सो बेसिकली एसेंशियली इफ यू विल सी दिस थिंग, आरसीईपी ग्रुप ऑफ कंट्रीज आपके जीडीपी के करीबन 27% और ठीक है आपके ट्रेड के करीबन 23% कवर करते हैं। तो इंडिया के लिए क्या बेनिफिट्स है? व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ इंडिया बीइंग अ पार्ट ऑफ आरसीईपी, ठीक है, यहाँ पे पूछ सकता है। सो बेसिकली आरसीईपी एफर्ट्स एम्पल अपॉर्चुनिटी, पहला तो ये है कि इट वुड कॉम्प्लीमेंट इंडियाज एग्जिस्टिंग फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स। इंडिया आसियान एफटीए है, इंडिया मलेशिया एफटीए है, इंडिया सिंगापुर एफटीए, उन सबको ही पुश करेगा ना, एक फिर से एक ब्रॉड फ्रेमवर्क के ऊपर लेके आ रहा है, ठीक है। तो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग एफटीएस है, उनको पुश करेगा, उनको फायदा कराएगा। दूसरा, इट कैन एड्रेस द चैलेंजेस आउट ऑफ दिस थिंग। तो ये जो नूडल बाउल सिचुएशन जो थी, जहां पे आप इतनी सारी कॉम्प्लेक्सिटीज कर रहे थे, आसियान के साथ अलग किया, मलेशिया के साथ अलग किया, तो इतना खिचड़ी हो गया है, तो उसको स्ट्रीमलाइन कर देगा ना। एसेंशियली इट विल स्ट्रीमलाइन द रूल्स एंड रेगुलेशन। क्यों आपने अलग अलग छोटे छोटे एफटीएस किए थे, किसी में बोला कि आप शुगर लोगे, किसी में बोला आप रबर लोगे तो इतना किलो ही लोगे, ठीक है, इस हिसाब से लोगे, ये क्वालिटी का लो। तो ये सब चीजें आरसीईपी के तरफ आप रीजनल इकोनॉमी एग्रीमेंट के अंदर आओगे तो यू विल स्ट्रीमलाइन दिस थिंग। स्ट्रीमलाइजिंग के कारण यहाँ पे फायदा होगा हर एक कंट्रीज को, ठीक है। दूसरा, यहाँ पे एक ग्रेटर इकोनॉमिक इंटीग्रेशन होगा, और आप एरिया देखिए, ठीक है, जापान से लेके ऑस्ट्रेलिया तक पूरा का पूरा, तो इंडिया को एक यूनिफाइड मार्केट मिल रहा है, एक इंटीग्रेटेड मार्केट मिल रहा है, जो पहले ऑस्ट्रेलिया के साथ अलग होता है, ठीक है। तो आप वियतनाम के साथ कुछ ट्रीटी करके और वहां से कुछ बना के बेच सकते हो ऑस्ट्रेलिया के अंदर, तो फायदा हो पाएगा, ठीक है, सबको फायदा है, ठीक है। यहाँ पे एक दूसरा मुद्दा यह है कि इंडिया इज नॉट दी मेंबर इन टीपीपी और एपेक, यहाँ पे मेंबर है नहीं, तो आरसीईपी हमको फायदा कराएगा, क्योंकि हमारे जितने भी एपेक और टीपीपी के मेंबर्स है उनके साथ हमारा फायदा होगा। और आप ट्रेड देखिए, ठीक है, द ब्लू लाइन एसेंशियली इज द ग्रोथ ऑफ ट्रेड इन आरसीईपी। आरसीईपी कंट्रीज का ट्रेड बढ़ रहा है, ऊपर से 2013 का डेटा है, अभी भी वही हो रहा है, इट इज इंक्रीजिंग। तो टीपीपी टीटीआईपी तो आप भले बता रहे हो, बट उनके बीच में अभी रियलाइजेशन नहीं हुआ, अभी ग्राउंड लेवल के ऊपर नहीं हुआ, पॉलिसी हो गई है, एग्जीक्यूशन जब होगा तब पता चलेगा। तो आरसीईपी डेफिनेटली हमारे लिए गेम चेंजर हो रहा है और इंडिया को फायदा होगा, और ये चीज आपको ट्रेड दिखा रही है, 2013 तक के स्टेटिस्टिक्स है और उसको ये चीज दिखा रही है, ठीक है। सो बेसिकली इट विल फैसिलिटेट इंडियाज इंटीग्रेशन इनटू सोफिस्टिकेटेड रीजनल प्रोडक्शन नेटवर्क्स दैट मेक एशियाज वर्ल्ड फैक्ट्री। एशिया को पूरी दुनिया की एक फैक्ट्री बनाने की कोशिश की जा रही है आरसीईपी के थ्रू, और इंडिया को इंटीग्रेट कर रहा है। तो इंडिया को ट्रेड टीटीआईपी और टीटीपी का जो पूरा का पूरा जो कास्केडिंग इफेक्ट था, उसको थोड़ा डाइल्यूट करके आरसीईपी हम लोग को एक बैलेंस करने की स्ट्रेटेजी बना रहा है। दूसरा, इंडिया के इंपोर्ट और एक्सपोर्ट्स को बूस्ट करेगा, ऑब्वियस है, यहाँ पे सबके साथ फायदा हो जाएगा। इंडियन अपॉर्चुनिटीज हो पाएगी, ठीक है, हम लोग नए नए मार्केट ढूंढ पाएंगे, जो कंट्रीज के साथ हम लोग डील नहीं कर पा रहे हैं वो सब कंट्रीज के साथ, क्योंकि जैसे ऑस्ट्रेलिया के साथ कोई ट्रेड बैरियर आ गया
बट आरसीईपी के थ्रू हम लोग ऑस्ट्रेलिया के साथ ट्रेड कर सकते हैं, ऐसा कुछ मैकेनिज्म्स डेवलप हो सकता है। बट फॉर दिस थिंग इंडिया विल नीड सेकंड जनरेशन रिफॉर्म्स। इंडिया को अभी रिफॉर्म्स करने की जरूरत है, तो ही हम लोग इंटीग्रेट कर पाएंगे। ऐसा नहीं है कि सब कुछ चमक ही रहा है आरसीईपी को लेके। इंटीग्रेशन करना है, रिफॉर्म्स करना पड़ेगा, ठीक है, मार्केट को रिफॉर्म करना पड़ेगा, थोड़ा कॉम्पिटिटिवनेस सबको और लाना पड़ेगा, तब जाके आरसीईपी सक्सेसफुल होगा, ठीक है। तो आरसीईपी, टीटीआईपी, टीपीपी, ठीक है, ये तीनों के तीनों हो गए कॉम्प्रिहेंसिव। तो 4 पॉइंट है। अगर कंपैरेटिव एनालिसिस पूछते हैं तो भी आप लिख सकते हो। अगर इंडिविजुअल पूछ दिया टीपीपी का इकोनॉमिक इम्प्लीकेशंस क्या है तो भी आप लिख सकते हो, ठीक है।